ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेश कोटेचा। नमस्कार। हम सब जब परेशानी या चुनौतियों में घिर जाते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं इससे बाहर कैसे निकला जाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ विकल्प होते हैं जो उम्मीद की किरण बनकर सामने आते हैं। कोरोना संकट के इस दौर में जब पूरी दुनिया दवाई और वैक्सीन की तलाश में लगी थी, तो आयुर्वेद ने संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए। करोड़ों लोगों ने इसके महत्व को नए नजरिए के साथ समझा और लाखों लोगों के कोविड संघर्ष में ये मददगार भी बना। ऐसे मरीजों की भी बड़ी तादाद है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद से ही कोरोना को मात दी। कोरोना महामारी में आयुर्वेद के महत्व और इससे और अधिक कैसे लाभ उठा सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आयुष मंत्रालय में सचिव डॉक्टर राजेश कोटेचा। डॉक्टर राजेश, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर राजेश, दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर चर्चा है। वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं, साथ ही साथ कुछ देशों ने इमरजेंसी अप्रूवल भी दे दी है। आपसे समझना चाहेंगे कि कोरोना महामारी के दौरान आयुर्वेदिक दवाइयों के भी ट्रायल्स हुए, उसके नतीजे कहां तक पहुंचे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली बहुत बड़े स्तर पर आयुर्वेद की औषधियों के ट्रायल हुए हैं। आयुर्वेद के साथ साथ बाकी जो विधाएं हैं आयुष की, जी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, सब मिलाकर के 114 से ज्यादा ट्रायल्स 130 से ज्यादा स्थानों पर हुए देश भर में जी। और वो अलग अलग प्रकार के डिजाइन के स्टडीज थे। जैसे विज्ञान की भाषा में उसको रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स बोलते हैं। तो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स जो है वो एड ऑन थेरेपी के रूप में भी हुए, स्टैंड एलोन के भी हुए, पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी हुए, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हुए। ऐसे लार्ज कोहोर्ट के थे, बहुत बड़े बड़े सैंपल साइज पर, मतलब लगभग 5 लाख लोगों पर ये अलग अलग प्रकार के स्टडीज हुए। और अभी इसमें से बहुत सारे स्टडीज पूरे भी हुए हैं और पब्लिकेशन के स्टेज में है। और ये ध्यान में आया है कि ये इंटरवेंशन जो है वो कई तरीके से काम करता है कि या तो ये हॉस्पिटल का, जैसे कोई हॉस्पिटलाइजेशन है तो हॉस्पिटल का उनका ड्यूरेशन कम होता है। यदि एसिम्टोमेटिक तो सिम्टम में नहीं जाते, कोविड इन्फेक्शन हो गया तो एड ऑन के रूप में यूज करते हैं, स्टैंडर्ड केयर के साथ तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, सीवियरिटी में नहीं जाते। या प्रोफाइलेक्सिस के जिसमें यूज करते हैं तो उनको कोविड होने की संभावना कम हो जाती है, यदि होता भी है तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये सब प्रमाण उभर करके आए हैं बहुत बड़े स्तर पर। उसी के बेसिस पर भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय और हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने साथ में मिलकर के नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर कोविड मैनेजमेंट बेस्ड ऑन आयुर्वेद एंड योग को भी जारी किया है। ये एविडेंस बेस्ड है, ये प्रमाणों के आधार पर ये जारी किया गया है। जी डॉक्टर राजेश, जब आयुर्वेद और कोरोना के बीच इस तरीके के प्रयोग हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नतीजे बहुत उत्साहवर्धक हैं, आयुर्वेद का जो काढ़ा है इस कोरोना संकट के दौर में बहुत लोकप्रिय हो गया। पहले काढ़ा को लेकर जो लोगों की सोच थी उसको बहुत हद तक बदल दिया है पिछले कुछ महीनों ने। ठंड का मौसम है, पहले भी लोग ठंड के मौसम में काढ़ा पीते थे। कोरोना का दौर है, काढ़ा बहुत लंबे समय से लोग पी रहे हैं। आपकी क्या सलाह है? ठंड से बचने के लिए भी काढ़ा कारगर है, कोरोना से बचने के लिए भी कारगर है? जी, आपको ये जानकर के मतलब एक प्रकार से अननेसेसरी वाली बात है कि हमने एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी किया था कि जो आयुष मिनिस्ट्री की एडवाइजरी है, काढ़ा वगैरह, बाकी भी बहुत सारी छोटी छोटी सेल्फ केयर गाइडलाइंस जिसको कहते हैं, तो हमने एक आयुष संजीवनी ऐप के माध्यम से हमने देश भर में इसको हमने देखा कि लोग इसको किस तरीके से ले रहे हैं। तो 1,47,00,000 लोगों के डाटा सेट्स हमारे पास आए। मतलब अपने पूरे आबादी के 1.2% लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया। और ये ध्यान में आया तो उसमें से 86%, 86% लोगों ने कुछ न कुछ आयुष मॉडलिटीज का प्रयोग किया। उसमें अधिकतर लोगों ने काढ़े
को बताया कि उन्होंने काढ़ा लिया। जी। और ये निश्चित बात है कि काढ़े के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे तुलसी है जो सजेस्ट किया है, या दालचीनी है, या काली मिर्च है, सौंठ है, जी। ये सब चीजें हम लोग जानते हैं हमारी परंपरा में। लेकिन ये सब चीजें अदरवाइज कोविड-19 को छोड़ करके एंटीवायरल भी है। जी। तो कोविड-19 तो अभी आया है, लेकिन अभी जो प्रमाण आए हैं, अभी मैं आपको उसकी चर्चा करना चाहूंगा कि हम डीबीटी के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम काफी कुछ स्टडीज कर रहे हैं, जिसको प्री क्लिनिकल स्टडीज बोलते हैं। लेबोरेटरी में एंटीवायरल है कि नहीं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है कि नहीं, या इम्यूनोमोड्यूलेटरी है कि नहीं, इन सब औषधियां। जी। तो हमने पाया कि ये काढ़े के इंग्रेडिएंट से ये वास्तव में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। या तो इम्यूनोमोड्यूलेटर है, या एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तुलसी तो वास्तव में इस पर कोविड-19 पर एंटीवायरल पाया गया है, और जी। ये कंपेरेटिव स्टडी में रेमडेसिविर के साथ उसका कंपैरिजन हुआ है। जी। इसको इन विवो इन विट्रो स्टडीज बोलते हैं, लेबोरेटरी में एनिमल स्टडीज के ऊपर। तो ये पाया है जी। तुलसी तो वास्तव में एंटीवायरल भी है, जो कोविड-19 पर भी काम करता है। जी। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम लार्ज स्केल वेलिडेशन और कर रहे हैं, साथ साथ में इसको हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा इसको प्रयोग करें, और उसको एक प्रकार से अपने नित्य जीवन में इसको लें। जी। खास करके आपने कहा कि सही बात है कि सर्दियों को भगाने के लिए भी ये काम करता है। जी। तो सर्दियों के लिए भी ठीक है, सर्दियों में होने वाली जो छोटी छोटी बीमारी है उसके लिए भी ठीक है। जी। और एक प्रोफाइलिक्सिस के रूप में भी अच्छा है, इम्यूनिटी को वो एक प्रकार से ठीक करता है, इम्यूनोमोड्यूलेशन करता है। तो इस तरीके से लेना चाहिए उसको। डॉक्टर राजेश, बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो हमारे नए नए श्रोता भी होते हैं, जो पहली बार या दूसरी बार कार्यक्रम से जुड़े होते हैं, और ये बहुत खास अवसर है कि आयुष मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप आज के इस कार्यक्रम में। तो आप एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को बता दें कि काढ़ा के में कौन कौन सी सामग्री है जिसका वो इस्तेमाल करें, किस अनुपात में करें ताकि उन्हें ज्यादा फायदा हो। निश्चित रूप से ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जानकारी आयुष की वेबसाइट पर भी है और आयुष मंत्रालय के सोशल मीडिया पर भी है। जी। और इसमें क्या है कि हमने काढ़ा जो है वो इम्यूनिटी प्रमोशन काढ़ा के रूप में 4 चीजें बताई है जो घर में होती है। जी। तुलसी के पत्ते, सूखे या हरे। जी। काली मिर्च। जी। दालचीनी और सौंठ। तो 1 कप जो हम भारतीय लोग, 1 कप का मतलब 150 ml का जो छोटा कप होता है, जी। ऐसा 1 कप बनाना हो तो ये सब मिल करके 1/4 चम्मच होना चाहिए। जी। उसमें यदि हम तुलसी का और सबका पाउडर लें तो तुलसी, सौंठ और दालचीनी ये सब समान भाग, और काली मिर्च 1/4 होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण दूं, जब 10 ग्राम तुलसी लिया तो 10 ग्राम सौंठ लिया, 10 ग्राम दालचीनी लिया, तो सिर्फ 2.5 ग्राम काली मिर्च लेकर के इसका कॉम्बिनेशन बना करके ये सब मिक्स करके रख सकते हैं। जी। और इसका दरदरा पाउडर बना के रख सकते हैं। और फिर इसमें से सिर्फ 1/4 चम्मच का 1 कप बच जाता है। जी। और जब हम ये बनाए तो उसमें हम गुड़ मिलाने के लिए कहते हैं, या मुनक्का डालने के लिए कहते हैं बनाते टाइम, ताकि वो थोड़ा मीठा भी हो जाए, और काढ़ा ये चारों चीजें उष्ण प्रकृति की है, तो इसकी उष्णता भी कम हो जाए। जी। तो ये दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। जी। और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसको ये ध्यान रखना चाहिए कि अतिरेक न करें। हमने ये पाया है कि लोग इसको पूरा 2-2 जग बना करके लेते हैं, दिन भर वही काढ़ा लेते रहते, तो गर्म पड़ता है। इतना ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं होती। जी। सोशल मीडिया के साथ साथ कई मीडिया माध्यमों से ये भी लोगों तक जानकारी पहुंची कि अत्यधिक काढ़ा पीने से कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। अत्यधिक काढ़ा मतलब कैसे उसको स्पेसिफाई करेंगे, जो हमारे श्रोताओं के जहन में भी ये सवाल कई बार उठता है। असल में श्रीवास्तव जी, ये इसमें ये हुआ है, अत्यधिक काढ़ा, हमारे काढ़ा इससे सिनोनिम है। कोई भी जड़ी बूटियां या कुछ भी उबाल के ले तो काढ़ा हो गया। जी। तो हमारे देश इतना बड़ा है और उसमें बहुत तरह तरह के काढ़े लोगों ने लिए। जी। तो ये जरूरी नहीं कि आयुष मंत्रालय ने कहा वही काढ़ा लेना चाहिए, लेकिन साधारण सलाह ये है कि यदि आप कोई काढ़ा लेते हैं तो ये तो एक साधारण जो घर में बनने वाला मैंने बताया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे किसी को कोई ऐसी कोई समस्या होने की संभावना नहीं है, अनलेस कि आपने दिन में 1-2 कप की जगह 10-12 कप पी लिए तो ये गर्म पड़ता है। जी। और कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। लेकिन काढ़ा करके लोग अपनी तरह से बहुत सारी चीजें मिला के पीने लगे बिना किसी के सलाह के, वो एडवाइजेबल नहीं है। अपने आसपास के चिकित्सक को पूछ करके यदि इसके सिवाय कुछ लेना हो तो लेना चाहिए। जैसे गिलोय के बारे में आपने सुना होगा, गिलोय के ऊपर स्टडी भी हुआ है, एडवाइजरी में भी गिलोय को बताया गया है। गिलोय ऐसी जड़ी बूटी है कि जो निरापद रूप से ले सकते हैं। बहुत सारे लोग काढ़े में गिलोय भी डाल के लेते हैं, इसका कोई
साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन यदि कुछ करना है तो एक चिकित्सक को किसी को पूछ लेना चाहिए। अपने देश भर में 5 लाख से ज्यादा चिकित्सक हैं, तो अपनी कम्युनिटी में जगह जगह चिकित्सक मिल जाते हैं, तो एक बार पूछ लेना चाहिए। डॉक्टर राजेश, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जो आयुष मंत्रालय की तरफ से आपको काढ़ा बनाने के निर्देश दिए गए हैं, उससे अलग अगर आप काढ़ा में कुछ चीजें डालते हैं तो आप नजदीकी आयुष मंत्रालय से संबद्ध जो चिकित्सक हैं उनसे परामर्श। मंत्रालय से संबंधित चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है जी। अपने देश में जैसे रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कॉलेज से पढ़ करके डिग्री लेकर के आयुर्वेद के वैद्य हैं जी। मैं भी वैद्य हूँ, मुझे आप वैद्य कहेंगे तो अच्छा लगेगा डॉक्टर की जगह जी। और ऐसे वैद्य जो है वो जगह जगह उपलब्ध है, उनकी सलाह ले सकते हैं जी। और नहीं तो किसी को और मतलब कोई क्यूरियोसिटी और कोई वैद्य नहीं आसपास में है तो मेरा निवेदन है आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाइए और डैशबोर्ड है और ये लाइव डायनेमिक डैशबोर्ड है, उस पर ये सब जानकारी एक स्नैपशॉट में उपलब्ध है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। जैसे अदर दिन काढ़ा भी छोटी छोटी चीजें बताई, हमने स्टीम लेने के लिए बताया जी। अभी तो ये प्रमाणित हो गया बहुत सारे स्टडीज के आधार पर कि स्टीम लेने से जो एंट्री लेवल पर जो वायरस हमारे शरीर में एंट्री करते हैं जी। वो एंट्री के जगह पर ही वो जोर नहीं पकड़ पाते जी। और इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। तो स्टीम लेने के लिए भी बताया, उस समय बताया आज से 7 महीना पहले जी। फिर एक नाक में तेल अणु तेल लगाने के लिए बताया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अणु तेल नाक में लगाने से या कोई भी ऑयल जैसे भी तिल का तेल या घी है, ऑयल मीडिया एंट्री पॉइंट पर लगाते हैं तो भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास प्री क्लिनिकल में प्रमाण आए हैं जी। तो ये तो अब आए हैं लेकिन हमने बहुत पहले बताया था बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल विजडम जी। और इस तरीके से हमने हल्दी वाला दूध के लिए बताया था कि हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं जी। शारीरिक रूप से अपने व्यायाम वगैरह करना चाहिए, निद्रा पूरी करनी चाहिए। सब छोटे उपक्रम है जो वेबसाइट पर हमने रखे हुए सो दैट किसी को भी जानकारी यदि आसपास में आयुष चिकित्सक न हो तो वेबसाइट पर जाकर के भी ले सकते हैं जी। बिल्कुल ठीक है। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, राजस्थान के अलवर से श्याम सुंदर जी हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते श्याम सुंदर जी। नमस्कार सर। मेरा नाम श्याम सुंदर तनेजा है, मैं दारगोटा मोला अलवर से बोल रहा हूँ सर जी। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल जी। सर मेरी 62 साल की एज है जी। और जब से कोरोना की बीमारी चली है मैं सर दोनों टाइम काढ़ा पी रहा हूँ 9 में मिला करके और सारी गरम होती है। लेकिन सर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं उसे मीठा तेज डाल के पीता हूँ। और ये दूसरा सवाल ये है कि जितनी भी औषधियाँ हैं ये सारी गर्म होती है तो गर्मियों में कहीं नुकसान तो नहीं करेंगी सर? डॉक्टर राजेश, ये काढ़ा दोनों समय पीते हैं और ये इनका ऐसा मानना है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं उनकी तासीर गर्म होती है तो कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि इसकी तासीर गर्म है इसलिए उसमें गुड़ डालना चाहिए। आपने कहा कि मैं मीठा डालता हूँ जी, तो मीठा में आप चीनी न डाले तो अच्छा रहेगा, गुड़ डाले तो अच्छा है। गुड़ का इसके अंदर अच्छा प्रभाव मिलता है। गुड़ डालने से उसकी गर्म तासीर कम हो जाती है, इसलिए ले सकते हैं। और आप 2 बार लेते हैं तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, 2 बार लेने से कोई गर्म नहीं करता। बहुत बार लिया, दिन में 8-10 बार लिया तो फिर निश्चित रूप से क्योंकि गर्म तासीर की औषधियां है तो उसको उसके दिक्कत होगी। उसके कारण कोई बहुत बड़ा रोग हो जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन गर्मी आती है शरीर के अंदर, गर्म लगता है, कभी कभी एसिडिटी की शिकायत भी हो सकती है। बट इट इज रेयर, इसलिए कि यदि आप अतिरेक करते हैं तो होगा, अदरवाइज नहीं होता जी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी हैं, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है रिंकी जी आपका। जी, स्वागत के लिए आनंद सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी रिंकी जी। जी सर, मेरा भी क्वेश्चन है, जैसे जब हम कॉलेज जाते हैं जल्दी जब मास्क लगा के जाते हैं तो सर क्या होता है, मेरे सर में चक्कर होती है और जैसे लग रहा है कि अभी पलटी हो जाएगी। और फिर जब हम मास्क उतार देते हैं तो सर एक कंडीशन अपने आप ही सॉल्व हो जाती है और सर चेहरा भी लाल हो जाए, तो इसका क्या कारण है, आप प्लीज इस पे बताइए। थैंक यू सर। मास्क लगाने से सर में चक्कर आता है और ऐसा लगता है कि गिर जाएंगी, चेहरा भी लाल हो जाता है और मास्क उतारने के बाद ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। असल में रिक्की जी को ये मैं बताना चाहूंगा कि अभी तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मास्क लगाना यही अभी औषधि है, मास्क तो लगाना पड़ेगा हम लोगों को जी। जब तक इसका कोई श्योर शॉट क्योर नहीं तब तक ये एक प्रिकॉशन है। और ऐसे बहुत सारे प्रमाण है कि मास्क लगाने से इस रोग का ट्रांसमिशन को हम चेन को
जी। तो मास्क आप लगाते हैं तो अपने लिए भी नहीं लगाते, औरों के लिए भी लगाते हैं, मास्क तो लगाना पड़ेगा। इसका एक तरीका है कि आप जरा देखिए कि आप मास्क में भी कपड़े का मास्क होता है या N95 मास्क होता है, बहुत तरह के मास्क होते हैं। आइडियली तो आप मल्टी लेयर मास्क पहने वो ज्यादा अच्छा है, लगाए वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपको इतनी ज्यादा दिक्कत होती है तो आप कम से कम कपड़े का 1 या 2 लेयर का मास्क लगाइए, लेकिन मास्क तो लगाना पड़ेगा आपको। उसके लिए यही तरीका है कि आप थोड़ा चेहरे पर थोड़ा सा कुछ वो क्रीम वगैरह लगा लें, कोई मॉइस्चराइजर लगा लें ताकि ड्राइनेस ना आए। लेकिन मास्क तो लगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, मास्क तो लगाना पड़ेगा। जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई तो घर से बाहर ना जाइए, वो घर में रहिए। जी हाँ, बिल्कुल। मास्क यानी माई ऑलवेज सिक्योरिटी किट। और रिंकी जी, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह की दिक्कत होती है, कई जहनी तौर पर भी दिक्कत होती है। अगर आपको समस्या हो रही है तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आप अलग अलग तरह के मास्क को ट्राई कर सकती हैं। अगर मास्क बहुत टाइट है तब भी देखने में आया है कि इस तरह की समस्या हो सकती है, तो अपने हिसाब से और सुविधा के हिसाब से कंफर्टेबली मास्क को सिलेक्ट कीजिए और हो सकता है कि आपको ये समस्या न आए। पंजाब के पटियाला से जया जी हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार आनंद सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जया जी। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि सीनियर सिटीजन्स हार्ट पेशेंट हैं, वो कोरोना से कैसे बचाव करें और विंटर्स में कैसे प्रोटेक्टेड रहें, इसकी कोई रेमेडीज बताइए। और सेकंड क्वेश्चन है कि विंटर्स में चिल ब्लेन्स हो जाते हैं, फिंगर्स स्वेल्ड हो जाती हैं, उससे कैसे बचाव करें। चूंकि ये कोरोना का कार्यक्रम है डॉक्टर साहब, तो इनका जो पहला सवाल है कि 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को क्या एहतियात बरतना चाहिए कि वो ठंड और कोरोना दोनों से बचे रहें। निश्चित रूप से, जैसे आपने देखा होगा जनरल एडवाइजरी जो भारत सरकार की है उसमें भी है कि 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को जहां तक हो सके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कोमोर्बिड कंडीशन में होते हैं, उनके लिए घर से बाहर जाना बहुत आइडियल नहीं है। तो ये निश्चित बात है कि उसका ध्यान रखें। जाना पड़े तो सभी डिस्टेंसिंग से लेकर के, मास्क से लेकर के, बारी बारी हाथ धोना, ये सब करना चाहिए। आपने जो पूछा कि उसको मतलब कैसे बचा के रखें, तो जो हमने आयुर्वेद के जो बाकी विधाओं के जो लार्ज स्केल पर प्रयोग किए उससे ध्यान में आया है कि अश्वगंधा, गिलोय, ऐसी जो जड़ी बूटियां हैं जो हमारी वेबसाइट पर भी क्लिनिकल प्रोटोकॉल में भी है, उसके लिए आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसी चीजें बहुत हमारे समाज जीवन में बहुत कॉमन है। तो अश्वगंधा या गिलोय या आपके पास जो भी उपलब्ध में से जो भी हो, मिलती भी है, उसको लेकर के एक प्रोफाइलिक्सिस के रूप में ले सकते हैं, च्यवनप्राश ले सकते हैं यदि वो मधुमेह डायबिटीज न हो तो। और जो आपने कहा कि जो चिल ब्लिंस हो जाते हैं, जो मतलब उंगलियां ठंडी हो जाती है, वो ब्लड सर्कुलेशन की कमी से होता है सर्दियों में। तो सर्दियों में हाथ में मोजे पहन के रखना, मालिश करके नहाना, और हाथों में या और पैरों में ठीक प्रकार से क्रीम या तेल लगा के रखना, और फिर उसको मोजे चढ़ा के रखना, कमरे में हीटर लगा के रखना, ये सब उपाय है जिससे आप सर्दी से बच सकते हैं और अपने आप को कोरोना जैसी महामारी से भी बचा सकते हैं। और जैसे जो आयुष काढ़ा की बात हुई है, जो काढ़े की बात अभी तक हम कर रहे थे, ये काढ़ा भी इस प्रकार के शरीर को गर्म रखने में सहायता करते हैं। तो यदि काढ़ा भी ले सकते हैं दिन में 2-1 बार, एक आध बार हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी है तो इन सब चीजों को हेल्प करती है। बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज की इस्तेमाल होता है और मात्रा कितनी होती है, ये बताने की कृपा करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खाने में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करें और उनकी मात्रा क्या होनी चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अभी हमने जो चर्चा करी वो सब उसके आसपास थी, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा जी। जो इम्यूनिटी प्रमोशन की गाइडलाइन जो हमने कही, मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं अभी इस पर फोकस करना चाहूंगा कि खाने पीने में हमें क्या करना चाहिए जी। तो भोजन के लिए ये निश्चित बात है कि हम भारतीयों का भोजन बहुत वैरायटी वाला होता है जी। हम लोग एक ही एक खाना रोज नहीं खाते, बदल बदल करके खाते हैं। तो मूल बात क्या है कि इम्यूनिटी ठीक रहे उसके लिए ताजा बना हुआ भोजन जिसमें दालें ज्यादा हो, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, तो दालें हैं, या यदि आप नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो नॉन वेजिटेरियन फूड भी हो सकता है, लेकिन ताजा बना हुआ हो, बारी बारी गर्म किया हुआ ना हो, और बाजार का बना हुआ ना हो, जिसमें प्रिजर्वेटिव न डाला हुआ हो। और हम लोग भारतीय लोग मसाले ठीक प्रकार से प्रयोग करते हैं, उसको करने में हर्ज नहीं है, लेकिन डीप फ्राइड फूड है, बहुत सारे अचार है, बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें हैं,
जो हमें एक्सपोज करती है, वल्नरेबल करती है इन्फेक्शन के प्रति, वो नहीं लेना चाहिए। समय पर भोजन करना चाहिए, शांति से भोजन करना चाहिए, जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये इतनी छोटी छोटी बातें जो हम सब जानते हैं, लेकिन उसको हम प्रत्यक्ष रूप से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, ये एक बात होगी। दूसरा, ताजे फल है, सीजनल फ्रूट्स है या नट्स है, ये भी इम्यूनिटी को ठीक करते हैं। और अपने भोजन में लहसुन और हल्दी और सौंठ, ये 3 चीजें ऐसी है जिसको प्रयोग करने से भी इम्यूनिटी, खास करके फ्लू लाइक सिम्टम्स के लिए बहुत लाभ करती है। जी। मध्य प्रदेश के छतरपुर से रशीद जी हैं, स्वागत है आपका। नमस्ते सर, मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान जी। हमारा सवाल सर ये है डॉक्टर साहब से कि हमने एक साहब अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर लिया है जो गर्म कपड़े सैनिटाइज करने के लिए। जी। तो वो कहाँ तक कारगर है साहब, कितने % मतलब उसको सैनिटाइज कर पाता है? अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर से ऊनी कपड़े किस हद तक सैनिटाइज हो जाते हैं? अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर से इसका प्रमाण तो है, अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर है वो इस प्रकार की जो वायरस और बैक्टीरियाज है और कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरियाज है उसको कपड़े में से हटाती है। लेकिन कोविड-19 पर अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर काम करता है कि उसके प्रमाण नहीं है, क्योंकि लार्ज स्केल पर इसको पहले से प्रयोग होता आ रहा है और दूसरे सभी प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया पर उसका असर होता है, इसलिए उसको प्रयोग करने में हर्ज नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये कहना मुश्किल है कि वो वास्तव में कोविड-19 के वायरस यदि उस कपड़े पर है उसका नाश करेगा या नहीं। जी बिल्कुल। सैनिटाइजर की बात हो रही है डॉक्टर राजेश, तो बाजार में कुछ ऐसे भी सैनिटाइजर हैं जिसपे आयुष मंत्रालय का लोगो होता है और कई सारे लोगों के जहन में ये भी सवाल आता है कि क्या वाकई आयुष मंत्रालय सैनिटाइजर का भी निर्माण कर रहा है? थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आयुष मंत्रालय ने एक फैसिलिटेशन किया है मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि वो अपने आयुष की जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उसमें सैनिटाइजर बना सके जी। और सैनिटाइजर में यदि वो साथ में आयुर्वेद की औषधियां जो एंटीवायरल है जी और जो एंटीबैक्टीरियल है जो सैनिटाइजर में यूज कर सकते हैं अल्कोहल बेस में, तो उसको फैसिलिटेशन किया है, क्योंकि देश को एक साथ इतनी सारी मात्रा में सैनिटाइजर चाहिए होता है, तो सब लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। तो हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया, स्टैंडर्डाइज करके कौन से सैनिटाइजर को हम आयुर्वेद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंतर्गत दे सकते हैं, उसको हमने एक प्रकार से क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन करके प्रमाणित किया। इसलिए बाजार में जो मिलता है वो उसके साथ में आयुर्वेद की औषधियों के एक्सट्रैक्ट होते हैं जो अपनी स्किन के लिए अच्छे हैं। ज्यादा सैनिटाइजर से कई बार स्किन खराब हो जाती है, वो होने की संभावना कम हो जाती है। ये सब चीजें उसका एडिशनल बेनिफिट है। राजधानी दिल्ली से तापोस जी हैं, स्वागत है आपका। जी सर, सुन रहे हो मेरे को? जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं तापोस कुमार हाजरा, सागरपुर नई दिल्ली से। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसा पोलियो वैक्सीन का टीका समस्त बच्चों को मुफ्त में दिया जाता है, क्या भारत सरकार कुछ चिंतन कर रहे हैं ऐसा ही, क्या मुफ्त में समस्त भारतवासी को कोरोना वायरस का टीका दिया जाएगा? धन्यवाद सर, इसका जवाब देने का कष्ट कीजिए प्लीज। थैंक यू। पोलियो वैक्सीन यानी पोलियो 2 बूंद जो जिंदगी की खुराक थी वो पूरे भारत में मुफ्त वितरित की गई। क्या उसी तर्ज पर कोरोना वैक्सीन भी भारतीय लोगों के लिए मुफ्त उपलब्ध होगी? मैं आपका जो प्रश्न है उसको मैं इस तरीके से कहना चाहूंगा कि अभी वैक्सीन को लॉन्च करने की तैयारियां चल रही है जी। और उसमें पूरा अपना भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके सचिव की अध्यक्षता में एक पूरी कमेटी भी बनी है। उन्होंने पूरा प्लान किया है कि वैक्सीन को कैसे लॉन्च करेंगे, पहले किसको मिलेगा, पहले कौन से ग्रुप है जिनको, जैसे बताया गया कि जो 60 वर्ष के ऊपर के हैं, हेल्थ केयर वर्कर से, फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, उनको पहले मिलेगा। ये सब अभी प्लानिंग के स्टेज पर है। अभी तो ये भी नहीं पता कि वैक्सीन जो अप्रूव होगी उसकी कीमत क्या होगी। तो अभी इतना पहले ये सब कहना कि वो किस तरीके से उसको वितरित किया जाएगा, ये बड़ा मुश्किल है। जैसे वैक्सीन का कोई अप्रूवल आएगा तब ये चित्र स्पष्ट होगा कि इसको कैसे किया जा सकता है। जी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आसिफ जी हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी सर, मैं मास्क लगा कर रखता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हैं, तो हमें किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है। क्या हमें किसी इंजेक्शन या कोई दवाई की जरूरत तो है नहीं पड़ेगी सर? बढ़िया सवाल है डॉक्टर राजेश। भारत में बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि चूंकि इमरजेंसी को वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देने की बात हो रही है, वो स्वस्थ हैं,
सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रख रहे हैं, ऐसे में क्या उन्हें वैक्सीन लगवाना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में वैक्सीन प्रायोरिटाइजेशन एक शब्द है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पहले वैक्सीन देना चाहिए। जी। तो ये पूरा वैज्ञानिक आधार वाला मामला है कि हम ऐसे ही मैंने सोचा कि मेरे को वैक्सीन आज जाता हूँ, वैक्सीन लगा के आता हूँ, ये इतना सरल नहीं है। जी। पहले प्रायोरिटाइजेशन वाले लोग हैं, जैसे अपने यहाँ 30 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई किया कि इसको पहले भी लगना चाहिए, जिसमें मैंने अभी बताया कि जो कोमोर्बिड कंडीशन वाले हैं, सगर्भा महिलाएं हैं, या 60 वर्ष के 50 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं कोमोर्बिड कंडीशन वाले हैं, जिन पहले से कोई रोग है, या फ्रंटलाइन वर्कर है, पुलिस पर्सनल है, सिक्योरिटी वाले हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनको पहले लगेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं। जी। अब एक बार ये एक्सपोज होने वाले लोगों को लग गया और उसके बाद मान लीजिए वैज्ञानिक प्रमाण ये सामने आया कि इसके बाद एकदम से कोरोना के इंसिडेंस बहुत कम पॉकेट पर रह गए, देश भर में बहुत कम जगह रह गए। तो हो सकता है अपने वैज्ञानिक लोग कहें कि पूरी आबादी को देना जरूरी है, लेकिन ये वैज्ञानिकों का डोमेन है कि वो इसको जैसे जैसे ये चीजें डेवलप होती है वैसे तय करें कि क्या पूरी आबादी को जरूरत है या हम लोग सिर्फ जहां पर इंसिडेंस है उस क्षेत्र के लोगों को कवर करें। इसलिए अभी तो ये सब चीजें इवॉल्व हो रही है, इसलिए एकदम से ये बताना कठिन है, लेकिन मैं इनको आपको बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने प्रश्न पूछा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, आप मास्क भी लगाते हैं, आप अपना हाथ भी धोते रहते हैं। ये 3 चीजें यदि करते रहते हैं तो आपको कोविड होने की संभावना एकदम कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो ये हम सब लोगों को आपसे ये सीखना चाहिए कि इसका तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी। राजधानी दिल्ली से जनार्दन जी हैं, स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए जनार्दन जी। हाँ, नमस्कार श्रीवास्तव जी। सवाल ये है कि स्टीम लेने की सही विधि क्या है? जिसे हम आपके प्रोग्राम सुनते हैं तो स्टीम लेते हैं जी, लेकिन क्या हम नाक से ही लेते हैं, मुंह से भी ले सकते हैं, खाली पेट या भरे पेट भी ले सकते हैं? बहुत अच्छा बढ़िया सवाल भाई साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है ये जगन्नाथ जी का। असल में स्टीम लेना ये हमारी परंपरा में है और हम लोग जब स्टीम लेते हैं तो 2-3 तरीके से लेते हैं। या तो स्टीमर में से स्टीम आती सीधी उसको इनहेल करते हैं, या गर्म पानी एक बर्तन में करके उसके हम कपड़ा डाल करके अपने सिर पर कपड़ा डाल करके बर्तन के हाथ मुंह रख देते हैं। तो स्टीम जो है नाक से मुंह से दोनों से लेनी चाहिए। पहली बात तो है स्टीम प्लेन भी ले सकते हैं या अजवाइन कुचल के इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं ये मना करूंगा कि कोई केमिकल ओरिजिन की चीजें जो डाल करके नहीं करना चाहिए, लेकिन अजवाइन जैसी चीजें सही पे जिसके अंदर एरोमेटिक ऑयल्स हैं तो उसको डाल करके भी स्टीम ले सकते हैं। स्टीम कितनी देर लेना चाहिए? तो इसका प्रमाण ये है कि आप पहले तो ये बहुत उबलता हुआ पानी हो उसमें से स्टीम लेते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस रखें, एकदम बर्तन के अंदर अपना मुंह न डाल दें, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें तो कंफर्टेबली आप इसको होना चाहिए, मतलब आपके नाक में मुंह में जलन नहीं होनी चाहिए। एक ये दूसरा है। तीसरा ये है कि जब आपके माथे पर पसीने आने लगे तब इसको बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 से लेकर के 6 मिनट तक आप ले सकते हो, उससे ज्यादा आवश्यकता नहीं होती स्टीम लेने की। तो छोटे छोटे इनपुट्स हैं और स्टीम खाली पेट या भरे पेट लेने का रूल नहीं है, लेकिन स्टीम लेने के तुरंत बाद ठंड में एक्सपोज नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। स्टीम लेकर के बाहर चले गए तुरंत, ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर राजेश, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि आपसे किसी और पहलू पर चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर राजेश बता रहे थे कि ये समय है खुद पर ध्यान देने का और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने का। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजेश कोटेचा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSGtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।